हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। ठीक है, हमें मुझे सर्टिफिकेट मिल गए, मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया, मैंने शादी कर ली। ठीक है। अब मेन इशू आता है आईडी वाली तरफ जाते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिशन कराने हैं, और आया अब मुझे इस फेज के कोई और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए इमिग्रेशन में सबमिट कराने के लिए। इमिग्रेशन में क्या मामला होते हैं, तो इस टॉपिक से आप तफसीली अपना ब्रीफ कीजिएगा। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सबसे पहली चीज ये समझें, यहाँ पे आप शादी करते हो, यहाँ की गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है, या कोई वो आपको ये नहीं करेंगे जी आप शादी नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी का करना, इमिग्रेशन का होना दो डिफरेंट चीजें हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके यूरोपियन लोग शादी करते हैं, ठीक है, वो लेकिन वो इमिग्रेशन अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो उनके पास यूरोपियन नेशनलिटी पहले ही ऑलरेडी है। क्योंकि तो दूसरी चीज ये है, जैसे हम पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन, ये एशियन लोग, आप ये समझ लें, एशियन यहाँ पे जब शादी करते हैं तो उसके बाद बेसिकली जब शादी होने के बाद हमारा दूसरा मकसद ये होता है कि हम यहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई करें। इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे मेंबर, यहाँ पे बोलते हैं मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी फैमिली मेंबर के तौर पे आपको आईडी मिलती है। पहले यहाँ पे आईडी थी 5 साल की मिलती थी, अभी उन्होंने इसको चेंज करके 1 साल कर दिया। वो इनिशियली आपको 1 साल की देते हैं, 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 5 साल की आईडी देते हैं। ठीक है, वो कानून ये चेंज, लास्ट ईयर भी इन्होंने कानून चेंज किया। बेसिकली इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये सिस्टम था कि अगर कोई भी रोमेनियन स्पाउस के साथ शादी करता है तो वो 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाता था पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या था कि बहुत सारे लोग रोमेनियन लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ शादी कर लेते थे, लेकिन रोमेनिया में नहीं रहते थे। तो वो जब 5 साल पूरे हो जाते थे तो वो यहाँ पे आते थे कि हमें पासपोर्ट दें। कानून जी तो ये कहता है जी कि अगर रोमेनियन आपकी स्पाउस है तो आप 5 साल के बाद अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। तो इसको इन्होंने इस तरह सॉर्ट आउट किया है। उन्होंने ये कहा है कि जी अगर कोई भी बंदा या बंदी रोमेनियन स्पाउस से शादी करता है तो वो 5 साल के बाद एलिजिबल इसी तरह हो सकता है कि अगर वो 5 साल रोमेनिया के अंदर रहे। अदरवाइज दूसरा, लेकिन उन्होंने सेकंड ऑप्शन भी आपके लिए रखी है। बहुत सारी फैमिली वो नहीं रहती, उनके बिजनेसेस हैं यूरोप में, की जगह पे हैं, कोई किसी वजह से नहीं रह सकता, उनके लिए जो पहले 5 साल का टाइम था वो उन्होंने 10 साल कर दिए। अगर 10 साल के अंदर आप एक दिन भी रोमेनिया में नहीं रहे लेकिन आपकी स्पाउस रोमेनियन है तो आप 10 साल के बाद आके पासपोर्ट ले सकते हो। अच्छा, अब आ जाए जी इसको इमिग्रेशन के सेटअप में कैसे जाना है, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अच्छा, इमिग्रेशन, आपकी शादी हो गई, सारा कुछ आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास आ गया। अभी आप नया प्रोसेस है इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन के लिए आपने सबसे पहले तो इनके टीआरसी कार्ड की जो मेंबर ऑफ फैमिली का कार्ड होता है उसकी 265 डी के करीब फीस है, वो यहाँ पे भी इनके लोकल बैंक में आपने सबमिट करनी है। किसी को एजेंट को हायर करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। बेसिकली हम लोग वैसे ही डरते रहते हैं जी कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब लीगल मैरिज है आपकी, कोई इशू नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं सकता। आपने जाना है, वो अपनी फीस पे करनी। अब रोमेनिया में एक लॉ है कि आपको एक नॉर्मल होता है मेडिकल आपका होना होता है, एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। रोमेनिया में शादी में इन्होंने कुछ 2 या 3 ऐसी बीमारियां हैं जिसका ये टेस्ट कंपल्सरी करते हैं कि ये टेस्ट आपने करवाना ही करवाना है, कि ये आपको नहीं होनी चाहिए। वो आप किसी भी मेडिकल सेंटर में जाते हो, उन्हें कहते हो जी मैंने अपनी स्पाउस के साथ अपना इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वो आपका जो भी ड्यू प्रोसेस के थ्रू करके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल नहीं चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। जो मेडिकल होना डिफरेंट चीज़ है, वो स्पेसिफिक वो 2 या 3 जो भी हैं उनकी डिजीज है उनके रिगार्डिंग आपको टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, अच्छा मैं आपको रोकूंगा, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके ले सकते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले सकते हैं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से, पॉलीक्लिनिक जितने भी हैं उनसे जाके ले सकते हैं। और कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, वो 200, 250, 300 लई के करीब आपका एक्सपेंस आता है, उस पर कोई इतना बड़ी मेडिकल वाइफ एंड नहीं सिर्फ स्पाउस, यानी कि अगर लड़का शादी कर रहा है यहाँ पे रोमेनियन लड़की के साथ तो लड़के का चाहिए, अगर कोई लड़की शादी कर रही है यहाँ पे रोमेनियन बंदे के साथ तो फिर वो लड़की का चाहिए। यानी कि रोमेनियन बंदे का नहीं चाहिए या बंदी का नहीं चाहिए, जो भी शादी उसके साथ कर रहा है उसको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक होगा, नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब आपने एक तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, एक आपने अपने मेंबर ऑफ फैमिली एक फॉर्म होता है, वो आपको ऑनलाइन ईजी के पोर्टल से मिल जाएगा, वो आपने निकालना है, उसमें फिल करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, अपनी वाइफ की डिटेल्स डालनी है, आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट डालना है, और उसके बाद आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है 1 साल के लिए। ठीक है, अगर तो आप जॉब कर रहे हो तो फिर तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इंश्योरेंस पे हो रही होती है जॉब के थ्रू, क्योंकि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्टिव है तो आपकी इंश्योरेंस ऑलरेडी पे हो रही है आपकी। ठीक है, वो आप साथ लगा दोगे, और आपकी वाइफ का आईडी लगेगा, आपकी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और उसके बाद आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको ऑफिस से मिला है वो लगेगा। और आप जाओगे इमिग्रेशन में
और डायरेक्टली आपने जो क्यू में खड़े होके अपना फाइल सबमिट करनी है। वो आपके दोबारा से फिंगर करेंगे, पिक्चर देंगे और आपको एक स्लिप इशू कर देंगे, जी इतने दिन के बाद आप अपना आके आईडी ले सकते हैं। जो पाकिस्तान से हम डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे वो अभी कहीं नहीं चाहिए, वो आपने शादी के प्रोसेस में डालने, वहाँ पे आपकी शादी हो गई, आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया, आपका काम खत्म हो गया। अच्छा, उनकी उसके बाद नहीं जरूरत? उनकी बात कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली वो तो शादी करने के लिए है, शादी तो ऑलरेडी आपकी डन हो गई, आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया, आप वो इमिग्रेशन में सबमिट करने के लिए, इमिग्रेशन में आपका और वाइफ का डाटा जाता है और आपका मैरिज सर्टिफिकेट जाता है। अच्छा, वैसे तो इमिग्रेशन में वर्क परमिट के लिए जाएं या टीआरसी के लिए हम नॉर्मल जाते हैं वर्कर, तो हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 3 दिन बाद वेट करना पड़ता है जी। इस केस में क्या है? अच्छा, इसमें भी दो तरह के इश्यूज हैं, दो तरह के। इसमें ये है कि मोस्टली क्योंकि अभी बर्डन बहुत ज़्यादा है इमिग्रेशन पे, तो इस वजह से है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, अप्लाई हो जाता है आपका, वो आपको देंगे 3 महीने के बाद का टाइम, 2 महीने के बाद का टाइम। लेकिन उसके लिए बेस्ट ये है कि एक उन्होंने इमिग्रेशन ने आपके लिए एक सेफ साइट ओपन रखी है कि आप वीक में एक दिन वो ओपन रखते हैं कि कोई बंदा भी क्यू में आके अपनी फाइल सबमिट कर सकता है। तो अगर तो आप ये नहीं चाहते हो कि मेरी फाइल जल्दी से जल्दी सबमिट हो जाए, तो आप अपना क्यू में जब वीक में आपको फ्री डे होता है, वो डिफरेंट चेंज करते रहते हैं, कभी वो वेडनेसडे पे कर जाते हैं, कभी थर्सडे पे, वो आपने इमिग्रेशन के ऑफिस में जाना है डायरेक्टली। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है, आप कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, आप लीगल कर रहे हैं और किसी से डरने की जरूरत नहीं, कोई एजेंट हायर करने की जरूरत नहीं। हमारे जो एजेंट माफिया इसी वजह से है कि हम लोग डरते हैं कि जी हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। आप लीगल मैरिड हो, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई किसी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इमिग्रेशन के पास जाओ, उन्हें कहो जी हमने मेंबर ऑफ फैमिली आईडी अप्लाई करनी है, वो आपको बता देंगे जी ये चेकलिस्ट है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो और डायरेक्ट वहाँ पे जाओ। जिस दिन आपका फ्री डे है, क्यू में लगो, अपना फाइल सबमिट करो। जब इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे वाइफ का होना साथ जरूरी है? जी जी, आपकी वाइफ साथ जाएगी। वो वहाँ पे जाके बेसिकली जब आप वहाँ पे सबमिट करते हो तो आपको 3 से 4 फॉर्म देते हैं, जो वो फिल करते हैं, उस पर उसके साइन भी होने जरूरी होते हैं। इसलिए जब भी आप आईडी अप्लाई करते हो तो आपको वाइफ साथ जाना जरूरी है। जब वाइफ के और हस्बैंड के दोनों के फिंगरप्रिंट होते हैं वहाँ पे? नहीं, फिंगरप्रिंट सिर्फ आपके होंगे, उनकी तो पहले ही बोले तीनों है उनको, आपको आईडी चाहिए, आपके फिंगर्स होंगे। और आईडी फिर कितने टाइम बाद क्या आ जाती है? अच्छा, अब आप ये समझे कि आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, सेकंड स्टेप को कंप्लीट किया, थर्ड स्टेप पे आप कंप्लीट कर दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है स्टेप 4। वो स्टेप 4 क्या है? जब आपने आईडी के लिए अप्लाई कर दिया, आईडी अप्लाई करने के लिए वो आपको जो स्पेसिफिक स्लिप देते हैं उसमें वो देते हैं कि 30 डेज के बाद आप अपना आके कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता। बेसिकली वो ये होता है कि आपने अप्लाई किया, वो आपकी फाइल प्रोसेस के लिए जाती है। अब यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं। अगर तो कोई बंदा जिसकी यानी कि किसी बंदे ने जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, कहीं भी यूरोप में किसी रोमेनियन से शादी की और उसके 2 से 4 साल शादी को हो गए हैं, 1 या 2 बच्चे हैं उनके, और वो आके रोमेनिया में भी आईडी अप्लाई करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वो इंटरव्यू कॉल नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं जी ये 4 साल से मैरिड है, इनके 1 या 2 बच्चे हैं, तो लिहाजा वो इसको बॉदर नहीं करते। वो इनको स्ट्रेट, कई दफा तो उनको स्ट्रेट 5 साल का आर्ट पहली दफा ही दे देते हैं। अच्छा, यानी उनके लिए वो वाला क्राइटेरिया नहीं है कि उनको पहले साल का दें फिर 5 साल का दें, उनको डायरेक्टली पहले ही 5 साल का कार्ड दे देते हैं। अच्छा, अब वो जो तो जिनको 5-4 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, उसके लिए कोई मसला नहीं है, उसको इंटरव्यू कॉल ही नहीं करते, उसको डायरेक्टली 5 साल का कार्ड पहली दफा ही दे देते हैं। और पूरे 30 डेज के बाद कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप 10 दिन बाद जाएं, 5 दिन बाद जाएं, 2 दिन बाद जाएं, 15 दिन बाद जाएं, कोई ऐसी चीज नहीं है। जब उन्होंने आपको टाइम दिया आप जाएं, अपना मैरिज अपना जो भी है मेंबर ऑफ फैमिली का कार्ड आपको मिल जाएगा। अब आ जाए दूसरे सिनेरियो में कि एक बंदा जो पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश या एशिया के कहीं भी कंट्री का रोमेनिया में आया, किसी भी वीजा पे, वो स्टडी वीजा पे हो सकता है, वो वर्क वीजा पे हो सकता है, वो बिजनेस वीजा पे हो सकता है, वो किसी भी वीजा पे हो सकता है, ठीक है। अब वो शादी करते हैं, उनको रोमेनिया में आए हुए होते हैं, साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 माह हो गए, 2 साल हो गए। अब वो जब शादी करते हैं तो उनके लिए वो ये देखते हैं ये शादी बोगस भी हो सकती है, ये फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकती है, या कुछ भी वो सोचते हैं कि ये इसको ज़रा स्क्रूटनी से गुजारें। अब उसको ये बोलते हैं जी कि 1 महीने के बाद जब वो बंदा बड़ा खुश होता है जी मैंने अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, पहले स्टेप से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे स्टेप के बाद वो कहता है जी अब तो मुझे कार्ड मिल गया। वो जब वो उसकी डेट पे कार्ड लेने जाता है तो वो कहते हैं भाईजान आपका तो इंटरव्यू कॉल हो गया है। अच्छा, तो अब वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे अपने ऑफिस में, इमिग्रेशन के ऑफिस। अच्छा, तो वो आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करते हैं, वो फिर कहते हैं जी आप रोमेनिया अच्छी तरह बोल लेते हो,
बंदा कहता है जी मुझे बस 100 आती है, या मुझे तो 10% आती है, 20% आती है, 30% आती है। फिर वहां पे भी आपको जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर रोमेनिया में आपको लॉयर की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेटर की जरूरत हर जगह पे। अच्छा, फिर वो आपको कहेंगे जी आप इस डेट को आपका इस टाइम पे इंटरव्यू है, आपने अपनी वाइफ के साथ आपने आना, ठीक है। और अपना ट्रांसलेटर साथ लेके आना है। अच्छा, वो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसलेटर जो वो घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो जब कोई हमारा जाता है एशियन बंदा, वो कहता है जी कि मुझे तो पैसे पड़ रहे हैं इसके, तो वो उसको ये करते हैं, उसको ये फेवर कर देते हैं, ठीक है जी हम आपकी वाइफ का बाद में इंटरव्यू कर लेंगे, पहले आपका इंटरव्यू कर लेते हैं, चाहे कि आपका ट्रांसलेटर फ्री हो वो जाए, तो फिर तो उनको अपने बंदे के लिए तो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो नॉर्मली वो फ्लक्चुएट करता है, 2 से 2.5 घंटे का इंटरव्यू 3 घंटे का भी हो सकता है। तो नॉर्मली आप क्वेश्चन करते हैं, तो आप जब भी कोई कन्वर्सेशन करते हैं, वो पॉजेज होते हैं, कोई आपसे पूछता है कोई ऐसे, वो उसमें टाइम का पता भी नहीं चलता। नॉर्मली 2 से 2.5-3 घंटे का इंटरव्यू भी कॉल कर लेते हैं। उनके पास एक सिंपल सी बुक है, उसको क्रॉस करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं जी। बेसिकली आपको यानी कि आपसे क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाएगी क्वेश्चंस क्या करते हैं वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे शादी के बाद कार्ड लेने के लिए। अच्छा, वो आपसे पूछेंगे जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप किधर मिले हो, आपकी फर्स्ट मुलाकात किधर हुई, कैसे हुई, और फिर वो आपसे पूछेंगे जी कि अच्छा जी मुलाकात आपकी होगी, आपकी कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट हुई, अच्छी आपको ज़ुबान आती है, अगर नहीं आती तो फिर आप कैसे आप आपस में बात करते हो। तो हमारे लोग कहते हैं जी हम गूगल ट्रांसलेट के थ्रू करते हैं, इसके थ्रू करते हैं, उसके थ्रू करते हैं, मोस्टली यही कहते हैं जी हम गूगल ट्रांसलेट के थ्रू बात करते हैं। तो फिर वो आपसे पूछते हैं जी अच्छा जी आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा है। बेसिकली वो आपसे आपके आपके बारे में नहीं पूछेंगे, वो आपको आपकी वाइफ के बारे में पूछेंगे कि जी आप उसको किधर मिले थे, उसका फेवरेट ड्रेस कौन सा है, उसका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, और खाने में उसको क्या पसंद है। अच्छा जी आप उसके बाद ये पूछते हैं कि जी आप किधर घूमने के लिए गए शादी के बाद। इवन ये भी पूछते हैं कि जिस दिन आपकी शादी हुई उसके बाद जो आपने पार्टी की उसके एक्सपेंसेस किसने बियर किए, और ये प्रूफ देने पड़ते हैं या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, वो आपसे साथ साथ पूछते हैं जी आपके पास पिक्चर्स हैं कोई, तो वो आपको पिक्चर देते हैं। वहाँ पे कैमरा लगा होता है लेकिन वो फिर भी आपके फ़ोन से ही स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यानी पिक्चर्स आपके फ़ोन से ही ले लेते हैं, लेकिन वो आपको पिक्चर्स कॉल करते हैं जी अपनी पिक्चर्स दें, तो वो पिक्चर आपको देखते हैं। और इसके अलावा वो आपसे पूछते हैं जी आपके टूथब्रश का कलर क्या है, आपकी वाइफ के का क्या कलर है, और यानी उसको किधर जाने का शौक है, क्या खाने का शौक है, क्या पहनने का शौक है, और डिफरेंट तरह के इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। और इसी तरह फिर जब आपका टाइम खत्म हो जाता है तो आपका जो भी चार्जेस पड़ने होते हैं ट्रांसलेटर के वो पे करते हो आप, उन्हें कहते हो जी आप जाएं, फिर आप बाहर वेट करते हो जी आपकी वाइफ का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वही वो उसको क्रॉस करके मैनिपुलेट करके उससे पूछते हैं। अच्छा, सेम चीजें पूछते हैं। अच्छा, ये पूछने के बाद अब आ जाए जी आपका 3 घंटे का आपका इंटरव्यू होगा, 3 घंटे आपकी वाइफ का इंटरव्यू होगा, वो आप कहेंगे जी आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हम आपके घर में आएंगे। वो आपको बोलते हैं वहाँ पे, अच्छा घर पे चक्कर लगा, जी जी, वो आपको बोलते हैं जी कि हम कभी भी आपके घर में आ सकते हैं। नॉर्मली जो प्रैक्टिस है ना रोमानिया की वो ये है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है ना, तो ये समझ लें, ये जमा खातर रखें कि अगले ही दिन सुबह 5 से 6 बजे मॉर्निंग में जब आप सोए हुए होंगे वो बाहर होंगे आप, और वो एक पुलिस वाला और एक लड़की और एक लड़का जिसने आपका इंटरव्यू कॉल किया होगा वही बंदा वही बंदी आपके घर 5 या 6 बजे आपको बेल करेंगे, हाँ जी जी आ गए हम। वो फिर आपके अंदर आएंगे, वो आपके घर का पूरा देखेंगे और आपके कपड़े देखेंगे। अब इवन के कुछ केसेस में तो ये भी है, वो कहते हैं जी कपड़े काउंट करेंगे, उनके पास एक पेपर होता है उसको टिक करते रहते हैं। इवन के कुछ केसेस में तो उन्होंने कहा जी इसको काउंट करें। वो फिर आपकी वाइफ की ग्रोसरी कह रहा हूँ कॉस्मेटिक्स देखते हैं, आपके इवन किचन में जाते हैं, आपकी रेफ्रिजरेटर में क्या पड़ा है खाने के लिए वो देखते हैं, ग्रोसरी क्या पड़ी है वो देखते हैं, और आपके वॉशरूम में जाते हैं जी, आपके जो भी सोप्स होते हैं वो यूज़ के लिए आपकी वाइफ के वो भी देखते हैं। तो अब ये प्रोसेस होने के बाद अगर कोई इस सिक्योरिटी में क्लियर हो जाता है तो फिर आप ये समझें कि आपको 25 से 30 दिन के अंदर आपको कार्ड इशू कर देंगे। अगर तो वो इंटरव्यू कॉल नहीं करते और बताए बगैर वो आ सकते हैं घर पे देखने के मोस्टली लिए? ऐसे होता नहीं है, क्योंकि जब तक वो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे। लेकिन जब आपको कार्ड मिल जाता है उसमें कई दफ़ा ये केसेस होते हैं कि हमारे लोग यहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियंस हैं, वो एक दूसरे की वो शिकायत वाला कल्चर भी है ना हमारे, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे है, अगर मेरी आपसे लड़ाई हो गई तो उसने कहा जी इसका हमने ऐसे करना है, उसको ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना। वो कंप्लेन वाले चक्कर में अगर ऐसे करेगी कि इन्होंने फेक मैरिज की है, ये है वो है,
दैट केस आप ये समझ सकते हैं कि वो एक दफा फिर चक्कर लगा लें, अदरवाइज कोई असर नहीं है। कुछ ऐसा लॉ है या कुछ ऐसा फ्रेम है उनका कि मुझे आए हुए 1 साल हुए जी। और 1 साल से पहले मैं शादी नहीं कर सकता, नहीं। 2 साल के बाद या आप नहीं। कार्ड बनने के बाद कभी भी नहीं, इवन कि आप यहाँ पे आते हो, फॉर एग्जांपल कोई बंदा वर्क वीजा पे, किसी भी वीजा पे यहाँ पे आएगा ना, वो 30 डेज के लिए वीजा उसको करेंगे, बाद में आके यहाँ पे आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड में वो कन्वर्ट करेंगे। इवन कि आप अगर के आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड नहीं भी है तो आप उस वीजा पे आप शादी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। यो कोई ऐसी बाइंड नहीं है कि जी आपने साल गुजारना है, 10 साल गुजारने हैं, कोई ऐसी नहीं। अच्छा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब वीजा पे एक बंदा लाइक वर्क परमिट पे, जी। अभी उसकी आईडी नहीं बनी, अब वो शादी करना चाहता है लेकिन वीजा एक्सपायर हो गया उसका और उसकी आईडी पे अप्लाई नहीं है, इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में पहली बात तो ये है कि वो उसको बोलेंगे जी आप पहले ही इलीगल हो, आप तो कंट्री लीव करो, क्योंकि अगर उसका डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया होगा तो कहीं पे भी उसका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर है। लेकिन आप इसको दूसरे सिनेरियो में ले जाएं, एक बंदा जो यहाँ पे आया, उसने अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई किया, व्हाटएवर उसने स्टडी पे किया, वर्क पे किया, उसने शादी कर ली, शादी का मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर उसका कार्ड एक्सपायर हो जाता है, फिर उसको उस सिनेरियो में वो कहते हैं जी ठीक है जी आप अपना फैमिली का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, इस तरह 1-2 लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद उनका कार्ड एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की जी हमारी ये शादी है, हमने इस डेट को शादी किया, तो अब हमें ये डेट, कई केसेस में तो ये होता है कि अपॉइंटमेंट इमिग्रेशन इनको काफ़ी देर देती है तो कार्ड एक्सपायर हो जाती है, लेकिन इस केस में वो आपको अलाउ कर देते हैं कि जी आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरे सामने एग्जांपल है, एक दोस्त ने शादी की वहाँ पे, उसका कार्ड एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब उनकी वाइफ थी प्रेग्नेंट, उन्होंने डॉक्यूमेंट शो किए हेल्थ से रिलेवेंट जो भी थे, तो उन्होंने कार्ड बन गया, माशाल्लाह उनको एक बच्चा है। चलिए जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो जो लास्ट स्टेप है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, आप कहने का मतलब सिर्फ यही है? नहीं, मुश्किल तो नहीं कह सकते आप उसको, ये कह सकते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी है यानी कि मुश्किल, मैं इस हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि हम जो फॉरेनर है यहाँ पे मोस्टली जो शादियाँ यहाँ पे करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स पर्पज के लिए करते हैं। नहीं, तो अगर वो पेपर मैरिज कर रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है, अगर जेन्युइन शादी है तो सारी बात है, फिर तो कोई मुश्किल नहीं। एक और भी चीज़ है, हमारा जो बेसिकली कल्चर है ना, हम अपने कल्चर की वजह से भी तंग है कि हमें 100% पता है कि ये जेन्युइन काम है और ये हम कर सकते हैं, फिर भी हम किसी को ढूंढते हैं यार मेरे साथ चल जाए। बेसिकली अगर आपने शादी की है, लीगली आप मैरिड हो, लीगली आपने सब कुछ किया, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि मैं अगर रोमानिया में मैंने शादी की, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं किसी और कंट्री जा रहा हूँ, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं अपनी वाइफ की बिहाफ पे यहाँ पे वीज़ा लेके शेंजन कंट्री जा सकता हूँ? नहीं, आपको जब आपकी वाइफ है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी लेकिन आपको ट्रैवल करने के लिए अपनी वाइफ को साथ लेके जाना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास जस्ट मैरिज सर्टिफिकेट है, नहीं, मेरे पास आईडी नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके पास आईडी है तो मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया? नहीं देखें, मैरिज सर्टिफिकेट हमें कब मिलता है ना, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स जमा कराने से पहले। नहीं, वो तो आपको मेंबर द फैमिली की आईडी मिलती है ना, उससे पहले भी तो आपके पास आईडी होगी ना। अब आप स्टूडेंट हैं, आप वर्क वीजा पे हैं, बिजनेस वीजा पे हैं, कुछ भी वीजा पे हैं, वो आपके पास होगा ना। वो आईडी तो मेरे पास है जी, उसका आईडी पे ट्रैवल कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ। बिल्कुल, मैंने वीजा की जरूरत नहीं है। अच्छा, उस पे भी वहां डायरेक्ट जा सकता है? जी, जा सकता है, कोई वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी वाइफ को साथ लेके जाएगा, अपना उसको कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट साथ हो उसके, वो ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर किसी और कंट्री में अगर डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे ना अप्लाई करना चाहे, किसी और कंट्री में डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे गया है, वहाँ पे उसको बोलते हैं अनमेंडिंग। बेसिकली ये सिस्टम है, ये पूरे यूरोप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर कोई बंदा यहाँ से मूव होना चाहता है, जर्मनी फॉर एग्जांपल, स्पेन, इटली, फ्रांस, कहीं पे भी मूव होना चाहता है, वो अपनी वाइफ को साथ लेके जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रीमेरियाज हैं, वहाँ पे भी होंगे, वहाँ पे हमने जाना है, आपने सिंपल वहाँ पे अपना सबसे पहले अपना वहाँ पे जाने के लिए आपको बेसिकली 2 से 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। यूरोप में कहीं पे भी आप चले जाते हैं, कहीं पे भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट है। हाउस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप वहाँ पर अपना एड्रेस रजिस्टर करते हो और अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे डॉक्यूमेंट अप्लाई कर देते हो। वहाँ पे कुछ कंट्रीज में 2 महीने लगते हैं, कुछ में महीना लगता है, कुछ में 3 महीने लगते हैं, लेकिन आपको आईडी मिल जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है।
अच्छा अच्छा। और सेम प्रोसेस सिमिलर आई थिंक वहाँ पे हमें जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स उनकी इमिग्रेशन जमा कराने पड़ते हैं। जी जी। रोमानिया से भी क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सेटलमेंट है? नहीं, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपकी आईडी, आपकी वाइफ की आईडी, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है ना, और बाकी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मैं लाइक आपको वहाँ का हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, बस। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे से मिस होगा थर्ड स्टेप पे कि इंश्योरेंस जो हमने करवानी है वो तो आपने बताया 1 साल के लिए जब इमिग्रेशन में हम रोमानिया में डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे तो इंश्योरेंस हमने कहाँ से करवानी है? वो आप इंश्योरेंस कहीं से भी, किसी भी पार्टी के साथ, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाती हैं, आप किसी भी मॉल में चले जाते हैं वहाँ पे आप करवा सकते हो। वो कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, मेरे ख्याल में 100 या 50 डे के करीब आपकी इंश्योरेंस हो जाती है साल की, वो कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो उसको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी पे हो रही होती है। अच्छा, ओवरऑल इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स लेके आईडी लेने तक रोमानिया में आपके आईडी के मुताबिक कितना एक्सपेंस आ जाता होगा यहाँ पर? अच्छा, एक्सपेंस का ये देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जो आपका स्टार्ट से एंड तक हम लेके जाते हैं। स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं जी, पाकिस्तान में आपको जो अनमैरिज सर्टिफिकेट है यूनियन काउंसिल से, उसकी 200 लई फीस है। 200 लई कह रहा हूँ, 200 पाकिस्तानी रुपीज़ में फीस है। 200 रुपये में आपको मिल जाता है, ठीक है। थर्ड, आप यानी कि जो आपको एफिडेविट चाहिए वो आप समझ लीजिए 300 में मिल जाएगा, 500 में मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी बियर करनी पड़ेगी। अगर तो लाहौर में या इस्लामाबाद में आप हैं तो आप तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप किसी फैसलाबाद से या किसी और सिटी से जा रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट पे पड़ती है कि जी आपने वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाने, वो आपके चार्जेस होते हैं। फिर आपने डीएचएल करनी है पाकिस्तान से। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा। मेरा एक क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप से कि ये जो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में रेडी करने हैं उसके लिए मेरा वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है पाकिस्तान में, या मेरे पेरेंट्स भी कर सकते हैं? नहीं, वो वहाँ पे आपको जाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है नहीं जो आपके, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट आपके पेरेंट्स की तरफ से, एक यूनियन काउंसिल की तरफ से क्या मैरिड नहीं, वो अपने रिकॉर्ड बुक्स में देखेंगे जी कि आपके रिकॉर्ड बुक्स में मैरिड नहीं हो, वो आपको इशू कर दें। वो आपके पेरेंट्स आपके भाई कोई भी जाके लेके जा सकते। अच्छा, मेरे सामने एक केस है, एक लड़के ने यूनियन काउंसिल में लिया कि मुझे नॉन मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, अनमैरिड सर्टिफिकेट, बिल्कुल। तो वो कहता है आप एम्बेसी से लिखवा के लाओ, आपने वहाँ पे शादी नहीं की हुई। जी। मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है कि हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पे भी शादी कर लेते हैं और उसको रजिस्टर नहीं कराते पाकिस्तान में। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम जब हम पाकिस्तान में शादी करते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे शादी करते हैं तो वहाँ पे रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए ठीक। कास्ट की तरह ट्रैवलिंग कास्ट। अच्छा, अब जी अगर पाकिस्तान से वो भेजेगा, अभी तो हमारे पाकिस्तान में डॉलर का जो हाल है, वो ये नहीं कि अगर सब नॉर्मल में अगर $70 भी लगते हैं डीएचएल में, वो तीसरे दिन आपको मिल जाता है। अभी वो $70 समझ लें कि पाकिस्तान में तो पहाड़ ही है, तो $70 वो लगा लें जी, वो आपने यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपने जी डॉक्यूमेंट्स को सुपर लीगलाइज के लिए गए हैं। हाँ, हमने एक स्टेप मिस कर दिया, यहाँ पे रोमेनिया में डॉक्यूमेंट्स को भी ट्रांसलेट करवाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ट्रांसलेट कराना हाँ, जरूरी है। क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं, जो भी इंग्लिश में हैं, वो भी ट्रांसलेट करवाने हैं। तो यहाँ पे इतना कोई ज़्यादा चार्ज नहीं होते, 60 से 70 यूरो, सॉरी 60 से 70 लई के करीब आपको, ये मैक्सिमम 100 लई आपसे चार्ज करते हैं एक डॉक्यूमेंट के लिए। आपके 2 डॉक्यूमेंट है, 200 लई वो समझ लें। और उसके बाद आपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको एक्सपेंस, जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो आपका फिर वही ट्रांसलेटर, वो आपको यानी आप ये समझ लें कि 500 लई के करीब वो आपसे चार्ज कर देगा। अच्छा जी, अब आपने शादी कर ली, शादी का कोई एक्सपेंस नहीं है। अब मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट के बाद आप इमिग्रेशन के सेटअप में आ गए, उसमें आपकी 265 ली कार्ड की फीस है। अगर इंश्योरेंस पे करनी है वो 100 या 150 ली वो चार्जेस हैं, और इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं। जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक के नॉर्मली मिनिमम 200 यूरो टू बिटवीन 300 यूरो इजीली। हाँ बिल्कुल, यानी आप ट्रैवलिंग डाल के सब कुछ डाल भी लें तो आप मैक्सिमम 600 से एक्सीड नहीं करेंगे। 600 यूरो आपका मैक्सिमम, जिसमें आपने ट्रैवलिंग के भी डाल लिए, हल्का फुल्का खाने पीने का भी डाल लिया, बस। चलिए लास्ट पे आते हैं। मैंने शादी कर ली, मुझे कार्ड मिल गया, अब मुझे बेनिफिट्स क्या हैं यहाँ पे? जो बेनिफिट बेसिकली आपको स्टार्ट में तो मिलता है यहाँ पे अपनी वाइफ की बेसिस पे, मेंबर द फैमिली आइडेंटिटी, ठीक है। लेकिन उसके बिहाफ पे आपको एक टाइम ये स्पेंड करते हो, 5 साल स्पेंड करते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पासपोर्ट से। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप पासपोर्ट ले सकते हो, और जब आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी तो आप यहाँ पे वोट कास्ट कर सकते हो। जो भी राइट्स यहाँ पे लोगों के हैं वो भी आपके राइट्स होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर कोई शादी करता है, ऑलरेडी किसी का बेटा या बेटी कोई भी है, तो वो जब उस लड़की से शादी करेगा, अब लीगली कंसिडर जो है वो एज अ पेरेंट्स जो चाइल्ड है उसका, वो लीगली क्या कंसिडर होगा? नहीं, वो यहाँ पे
हमारे इस्लामिक कल्चर में तो ये चीज़ नहीं है कि जी हम जी शादी से पहले हमारे बच्चे हो जाएं, लेकिन यहाँ पे कल्चर ये है कि ये शादी से पहले भी बच्चे इनके हो जाते हैं। लेकिन जब आपका शादी होती है, हॉस्पिटल को ये मैटर नहीं है कि आप मैरिड हैं नहीं मैरिड हैं, वो आपसे पूछेंगे डायरेक्टली 2 क्वेश्चन, मदर का नाम और फादर का नाम। वो आपके पास जो आपका हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल डायरेक्टली लिंक्ड है विद प्रीमेरियम। ठीक है। यानी हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का पाबंद है प्रीमेरिया में। तो अच्छा। प्रीमेरिया से फिर आपको मिलता है मैरिज उसका बर्थ सर्टिफिकेट। इवन कि आपको हॉस्पिटल के अंदर भी मिल जाता है। इनिशियली आपको अगर 2 से 3 सर्टिफिकेट आपने कॉपीज लेनी है तो उसके भी वो थोड़े से इकोनॉमिकल से चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने के बाद मिल जाते हैं। अच्छा ठीक है। बाकी किसी भी रोमानियन की जो आईडी है उस पे शेंजन जोन में किसी भी कंट्री में विदाउट रिस्ट्रिक्शन ट्रैवल कर सकता हूँ? जी जी जी, जब आपके पास रोमानियन सिटीजनशिप होगी। नो, मेरे पास फैमिली कार्ड होगा जो। जी, फैमिली कार्ड में होता ये है कि रोमानिया बेसिकली शेंजन का पार्ट नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ट्रैवल करने के लिए अपनी वाइफ को साथ लेके जाना जरूरी है। अच्छा। लेकिन अगर समहाउ अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि 11 साल से तो लोग वेट कर रहे हैं, 10-11 साल से, लेकिन अभी कह रहे हैं जी कि होपफुली कि इस साल के एंड तक ये शेंजन का पार्ट हो जाएगा। लेकिन ये है कि जब आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, तो फिर अकेले भी आप ट्रैवल करते हो तो ये इतना बॉदर नहीं करते हो। ऐसे केसेस भी हैं जिसमें यानी वाइफ उनकी अगर यहाँ पे है या जर्मनी में है, फ्रांस में है, वो अकेले आते जाते हैं यहाँ पे, उनको कोई इतना नहीं पूछते। ठीक है। और अगर मैं खुद वीज़ा लेके जाना चाहूँ तो एम्बेसी मुझे वीज़ा दे देगी इजीली, या मुझे फुल प्रोसेस एम्बेसी का कंटिन्यू करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अगर आप अपने आप को खुद अननेचुरल कर लोगे ना तो वो आपके लिए सही नहीं है। आप यहाँ पे मैरिड हो, आपकी वाइफ है, अगर तो आप हैप्पीली मैरिड हो तो वो आपके साथ खड़ी है, अगर नहीं है तो आप डिवोर्स करोगे, डिवोर्स के बाद फिर आप वो यानी कोई आप देखो एक रीज़न है कि अगर आप मैरिड हो तो फिर आप क्यों शादी के लिए अप्लाई कर रहे हो? एक सिंपल सी चीज़ है। फाज भाई, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जी जी, मैंने अगर शादी की रोमानिया में तो मैं फराइज भाई से सारी गाइडेंस तो भी ले ली है, इन्हें बोलूँगा आपने डॉक्यूमेंट्स मेरे प्रिपेयर करने हैं। नहीं जी, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम पूरा हेल्प करेंगे जी। कहीं पे भी हमारी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं जी इंशाल्लाह। और अपने जितने भी भाई हैं पाकिस्तानी, इंडियन, पूरी एशिया में जितने भी किसी को भी हमारी कोई चीज़ हेल्प कर सकती हो तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे जी, अल्लाह खैर करे। फराज भाई की यहाँ पे अपनी कंपनी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी का अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भाई को कोई मसला होता है, फराज भाई को कॉल करते हैं, फराज भाई ये इशू है आपके पास में, तो आप ये मामला सॉल्व करें। तो अपने सोर्स से ये हमेशा हमारे लिए ताउन करते हैं, मसला ये है हमारे लिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमें ही करना चाहिए जी, बेसिकली हम यहाँ पे हम ही एक दूसरे का साथ हैं। ऐसे और हमें कम्युनिटी के तौर पे मैं तो बड़ा इनकरेज करता हूँ कि हमारे लोगों को एक यानी कि गैदरिंग करनी चाहिए और कम्युनिटी डेवलप होनी चाहिए। और जब कम्युनिटी डेवलप होती है तो अपने राइट्स के लिए भी आप आवाज़ उठा सकते हो। अगर आप अकेले हो तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। ऐसे मैंने देखा है यहाँ पे बांग्लादेश कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानियों को ऐसी कम्युनिटी नहीं दी। बेसिकली पाकिस्तान सारे चौधरी हैं। चौधरी है, हर बंदा शाह बनता है जी, हर बंदा चौधरी है। तो बंदा क्या, लेकिन हम अपनी बसात के मुताबिक जिसको की हेल्प कर सकते हो तो हम जी करते हैं जी, कोई ऐसा नहीं है कि बाकी अल्लाह खैर करे जी हम पे भी और सब पे भी। आमीन आमीन। फराज भाई थैंक यू, शुक्रिया आपको बहुत, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो में जरूर जहमत देंगे जी। एनी टाइम जी, एनी टाइम, क्योंकि हम हेल्प कर सकते हो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।